फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे जीएसटी के अंदर नेक्स्ट टॉपिक की। जो आज का हमारा जो टॉपिक है वो कंपोजिट के लिए है। सो आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा वो है कंपोजिट लेवी और टैक्स के लिए। तो कंपोजिशन टैक्स क्या होता है? दैट इज कंपोजिशन लेवी। इज देयर एनी थ्रेशोल्ड लिमिट फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर्स? कोई स्मॉल टैक्स पेयर के लिए कोई रूल है कि नहीं है? यहाँ पे वो मेंशन किया कि स्मॉल टैक्स पेयर्स हैविंग द टर्न ओवर up to 20 lakhs or rupees 10 lakhs in case of the northeast, Himachal Pradesh and Uttarakhand are not required to register the GST। यानी किसी लोगों को अगर 20 लाख जितना टर्नओवर उसका होता है, ओके, तो उसको जीएसटी के लिए अप्लाई करना, रजिस्टर करना जरूरी नहीं है। और उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट के अंदर 10 लाख रुपए तक की लिमिट है। अगर उनसे 10 लाख से अगर उसका अप टू है, यानी अप टू 10 lakhs है, तो उसको भी जरूरत नहीं है। So once a person obtains the registration, he is liable for the GST, even if he fails, if his turnover is less than 20 lakh। अगर एक बार उसे जीएसटी अगर एक बार करवा दिया, रजिस्ट्रेशन हो गया, तो वो जीएसटी के लिए लायबल हो जाएगा। यानी अगर 20 लाख से कम भी उसने उसका सेल्स रहा टर्नओवर, तो भी उसको जीएसटी पे करना पड़ेगा। और अगर ये उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश और नॉर्थर्न ईस्टर्न स्टेट की बात करें, तो उसमें 10 लाख से भी अगर उसका कम टर्नओवर रहा, तो भी उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। तो कंपोजिशन टैक्स किसके लिए है? जो स्मॉल टैक्स पेयर्स है उसके लिए है, एक लमसम अमाउंट जिसे हम थ्रेशोल्ड लिमिट कहते हैं। सो व्हाट इज कंपोजिशन टैक्स? सो कंपोजिशन लीवी इज एन अल्टरनेटिव मेथड ऑफ लीवी ऑफ जीएसटी डिजाइंड फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर whose turnover less than the amount specified। यानी 10 लाख और 20 लाख जो हमारा स्पेसिफाइड लिमिट है, उनके लिए है कि जिन लोगों ने 10 लाख से या 20 लाख से कम प्रोडक्शन कर रहे हैं, कम टर्नओवर है उनका, उनके लिए कंपोजिट लेवी है। एंड द ऑब्जेक्टिव ऑफ कंपोजिट लेवी टू ब्रिंग द सिंप्लिसिटी एंड टू रिड्यूस द कंप्लायंस कॉस्ट फॉर द स्मॉल टैक्स पेयर। स्मॉल टैक्स पेयर को इतनी सारी जिम्मेदारी नहीं होती, या बहुत सारी जो फॉर्मेलिटीज है वो फॉर्मेलिटीज नहीं करनी है, इसलिए गवर्नमेंट ने इसके लिए कंपोजिशन लेवी लगा रखा है। तो कंपोजिशन स्कीम क्या है? तो उसके लिए गवर्नमेंट ने रूल बनाया है अंडर सेक्शन 10 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो सीजीएसटी एक्ट के तहत कंपोजिशन स्कीम इज एन ऑप्शन टैक्स पेमेंट। अंडर दिस द स्कीम इज एन ऑप्शन अवेलेबल टू द टैक्सेबल पर्सन, and these schemes would be available only to the certain eligible taxable person। जो टैक्सेबल पर्सन है, सर्टेन एलिजिबिलिटी, जो 10 लाख या 20 लाख जो हमारी टैक्सेबिलिटी लिमिट है, उनके लिए ही है। द टैक्सेबल पर्सन शुड मेक एन एप्लीकेशन एक्सरसाइजिंग हिज ऑप्शन टू पे टैक्स अंडर द स्कीम। यानी ये लोगों को जो 10 लाख या 20 लाख से कम टर्नओवर कर रहे हैं, उन लोगों के लिए है, तो वो उनके लिए ये एलिजिबल है कंपोजिशन स्कीम के लिए, तो वही उसका यूज कर सकता है। अच्छा, स्कीम विल बी एप्लीकेबल फॉर ऑल द गुड्स। सारी चीजों के ऊपर ये अप्लाई होता है, यानी गुड्स हो या सर्विस हो, कुछ भी। तो यहाँ लिखा हुआ है दैट इज कंपोजिशन स्कीम मे बी ऑप्ट फॉर द टैक्सेबल पर्सन इन रिस्पेक्ट ऑफ सप्लाई ऑफ एनी गुड्स। किसी भी तरह का गुड्स हो उसके लिए वो ऑप्ट कर सकता है, यानी ये ऑप्शन सिलेक्ट कर सकता है। दूसरा, तो यहाँ पे लिखा हुआ है द ऑप्शंस ऑफ दिस स्कीम विल बी co-taxable person or not the pro class of the goods। Once opt, it will be applicable for all the supplies by the taxable person। एक बार आपने ये जो कोटा, जो क्लासेस का जो कोटा है या फिर उसका कोटेशन है टैक्सेबल पर्सन का, एक बार उससे आपने अंदर कर दिया, तो उसके सारे सप्लाई के अंदर वो काउंट किया जाएगा। A person is cannot be opt for the payment of the tax under the composition scheme, say for the supply of one class of goods, and opt for the regular scheme of the payment of taxes for supply of other classes of goods and services। यानी अगर दूसरी कोई चीज के लिए अगर उसने अलग रूल अप्लाई कर रखा है जो नॉर्मल जीएसटी लगता है, तो ऐसा नहीं कर सकता कि बाकी दूसरी कोई प्रोडक्ट है उसके लिए वो कंपोजिशन स्कीम सिलेक्ट कर सकता है। यानी अगर 2 से ज्यादा प्रोडक्ट भी बेच रहा है, तो एक में कंपोजिशन स्कीम या एक में रेगुलर जीएसटी ऐसा नहीं कर सकता। सो यहाँ पे जो हमारा जो रूल्स बना रखा है, वो रूल्स के हिसाब से हमारा टर्नओवर कितना होना चाहिए। तो एग्रीगेट टर्नओवर फॉर द कंपोजिशन स्कीम के लिए ऑल ओवर इंडिया के लिए उन्होंने थोड़ा बहुत चेंजेस कर रखा है। नॉर्मली जो हमारे 10 लाख या 20 लाख का जो हमारे पास था वो, लेकिन अगर स्पेसिफाइड कैटेगरी है तो उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट की बात करें, और उसमें सिर्फ आसाम को एक्सेप्ट किया गया है क्योंकि आसाम के अंदर ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाय का। तो
उत्तराखंड एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के बारे में 75 लैक्स का बताया गया है, उसमें कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए 75 लैक्स का टर्नओवर होना चाहिए। जबकि आसाम हो, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश के अंदर 1.5 करोड़ एंड अदर स्टेट के लिए भी 1.5 करोड़ सीआर इतना हमारा टैक्सेबल सप्लाई रहता है। सप्लाई ऑफ सर्विस की बात करते हैं तो पर्सन हु ऑप्ट फॉर द कॉम्पोजिशन ऑफ टैक्स दैट इज सप्लाई ऑफ सर्विस other than supply of foods and drinks. So of the value of not exceeding 10% of the turnover in the state or union territory in the preceding financial year. यानी उसका जो टोटल सेल्स टर्नओवर है वो 5 लाख, उसका 10% नहीं होना चाहिए। दैट ये ऑप्शन सर्विस होल्डर के लिए क्या है कि कॉम्पोजिशन टैक्स वो तभी अप्लाई कर सकता है मे सप्लाई फॉर द सर्विस, और उसमें फूड और ड्रिंक्स की बात नहीं चलेगी, अदर देन सप्लाई ऑफ द फूड एंड ड्रिंक्स, the value not exceeding 10% of turnover in a state or union territory in a preceding financial year। यानी अगले फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपका 10% से कम होना चाहिए, नॉट एक्सेस ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका सेल्स। ओके, तो उसका आपका जो अमाउंट होता है वो अमाउंट 10% से ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जो अमाउंट बता रखी है वो 5 लाख रुपीज और 5 लाख रुपीज दोनों की कंपैरिजन करी जाएगी, विच एवर इज हायर, जो ज्यादा होगा वो। While calculating the limiting of the aggregate turnover to determine the value of service, interest लिखा हुआ interest and discount shall not be considered। उसमें interest लगाया जाता है या फिर डिस्काउंट दिया जाता है, उसको कंसिडर नहीं किया रहेगा। जो टोटल अमाउंट हमारा ग्रॉस सेल्स होता है वो ग्रॉस सेल्स इसके अंदर काउंट किया जाता है, कि गुड्स का सेल्स इसके अंदर हम काउंट करेंगे। लेकिन इसके अंदर हमें बताया गया कि आपका प्रॉफिट मार्जिन कैसा होना चाहिए, तो आपका प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर का जो यूनियन टेरिटरी या स्टेट के अंदर आपका टर्नओवर 10% ज्यादा नहीं होना चाहिए, और 5 लाख रुपए, विच एवर इज हायर, दो में से जो ज्यादा होगा तो ये होगा आपका सप्लाई ऑफ सर्विसेज के बारे में। अब बात करते हैं रेट के बारे में। तो रेट जो लगा रखा है यहाँ पे, सो 1% ऑफ द टर्नओवर फॉर द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी इन केस ऑफ मैन्युफैक्चरर। अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है तो 1% लगेगा सिर्फ स्टेट या यूनियन टेरिटरी के अंदर टर्नओवर का। और अगर 5% टर्नओवर है वो किसके लिए है, फूड एंड रेस्टोरेंट सर्विसेज के लिए है। तो फूड एंड रेस्टोरेंट सर्विस में 5% ऑफ द टर्नओवर लमसम जीएसटी लगेगा। 1% ऑफ जीएसटी जो है टैक्सेबल सप्लाई फॉर गुड्स एंड सर्विस इन केस ऑफ अदर सप्लाईज लाइक द ट्रेडिंग और एजेंट। अगर कोई ट्रेडिंग कर रहा है, कोई एजेंट कर रहा है और वो 10 या 20 लाख से कम का है, तो ऐसे केसेस के अंदर ये जीएसटी रेट हमारा 1% लगेगा। अच्छा, टर्नओवर की बात करें तो टर्नओवर जो ए और बी में लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज, इंक्लूड एग्जेम्प्टेड, यानी एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी होगा फिर भी उसके अंदर काउंट होगा। बट सी की बात करें तो दैट इज कि हम बात करें सप्लाई ऑफ द ट्रेडिंग, उसके अंदर आई सेड ओनली द टैक्सेबल सप्लाईज इंक्लूड, जितना टैक्सेबल सप्लाई है उसके ऊपर ही लगेगा। किसकी बात कर रहे हैं, ट्रेडर्स और एजेंट की बात करें। अच्छा, और एक कंडीशंस रखा रखी है कि कंडीशंस फॉर देम ऑप्टिंग टू पे द टैक्स अंडर कॉम्पोजिशन स्कीम। उसके अंदर सबसे पहली जो रिस्ट्रिक्शंस हमारे पास कंडीशन है कि रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम द मेकिंग सप्लाई ऑफ गुड्स व्हिच आर नॉट लायबल टू जीएसटी। ओके, जीएसटी जिसके अंदर नहीं लगता, जैसे कि अल्कोहल या पेट्रोल जैसी चीज है, उसके अंदर आपको जीएसटी नहीं लगता, कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए आप अप्लाई नहीं कर सकते। दूसरी चीज आपको बता रखी है, रिस्ट्रिक्टेड फ्रॉम देन अफेक्टिंग द इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाईज, यानी अगर आप इंटरस्टेट परचेज करते हो, ओके, लिखा हुआ है इंटरस्टेट परचेज अलाउड कर सकते हो, यानी आप उसको परचेज कर सकते हो, लेकिन इंटरस्टेट यानी एक स्टेट से दूसरे स्टेट के अंदर आप उसको सेल नहीं कर सकते। अगर ऐसा करते हो तो आप कॉम्पोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं करोगे। नंबर 3, नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ सर्विस एक्सेप्ट द स्पेसिफाइड अबव। ऊपर आपको दे रखा है मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो, फूड एंड रेस्टोरेंट का कर रहे हो, या फिर ट्रेडर और एजेंट हो, तो ऐसे ही केसेस के अंदर आप क्या कर सकते हो, अप्लाई कर सकते हो नॉट एंगेज इन सप्लाई ऑफ द सर्विस एक्सेप्ट स्पेसिफाइड, ऊपर जो बताया उसके सिवा अगर कोई सर्विस कर रहे हो तो वो उसके लिए एप्लीकेबल नहीं है। नंबर 4 में मेंशन किया हुआ है रिस्ट्रिक्टेड ऑफ द मेकिंग द सप्लाई ऑफ गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर, यानी जो मेकिंग सप्लाईज ऑफ द गुड्स थ्रू ई कॉमर्स के द्वारा जो अपना गुड्स सप्लाई कर रहा है उनके लिए भी ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा। उसके बाद मेंशन किया है कि रिस्ट्रिक्टेड ऑन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द नोटिफाइड गुड्स। अगर गवर्नमेंट ने जो नोटिफाइड गुड्स है नीचे भी मेंशन किए हुए, ऐसी चीजें आप बनाते हो
तो उसके लिए आप कंपोजिट स्कीम नहीं लगा सकते। उसके अंदर हमें बता रखा है कि एक तो चीज है आइसक्रीम, अदर एडिबल आइसक्रीम्स वेदर आर नॉट कंटेनिंग कोको, पान मसाला, टोबैको, मैन्युफैक्चर ऑफ द टोबैको सब्स्टिट्यूट्स और एरेटेड वाटर्स विद इफेक्ट फ्रॉम 1/10/2019। यानी कोई भी अगर आप सॉफ्ट ड्रिंक बनाते हो या फिर एनर्जी ड्रिंक बनाते हो तो वो एरेटेड वाटर में कंसिडर किया जाएगा। टोबैको और टोबैको प्रोडक्ट्स होती है मैन्युफैक्चरिंग ऑफ द टोबैको सब्स्टिट्यूट्स, उसके सब्स्टिट्यूट्स में लिया जाता है, जैसे कि पान मसाला वगैरह ऊपर मेंशन किया हुआ है। आइसक्रीम की बात करें और अदर एडिबल आइस है, दैट इज वेदर और नॉट कंटेनिंग द कोका, तो ये चीज जो है इसके लिए ये रूल्स अप्लाई नहीं होगा। नेक्स्ट पॉइंट में मेंशन किया हुआ है, टैक्सेबल पर्सन्स ऑफ opting for the tax of such tax is prohibited for collecting tax on the outward supply from the recipients. यानी taxable person opting to pay the such tax is prohibited from the collecting tax from the outward supply। यानी आप जब बिल बनाओगे तो बिल के अंदर आप सामने वाली पार्टी से, रिसिप्टेंट से आप उससे पैसे नहीं ले सकते, आपको ही टैक्स पे करना पड़ेगा। तो वो प्रोविजन है यहाँ पे, तो सच टैक्स इज प्रोहिबिटेड फ्रॉम द कलेक्टिंग टैक्स ऑन द आउटवर्ड सप्लाई फ्रॉम रिसिप्टेंट्स। और नेक्स्ट जो होता है, नॉट एंटाइटल फॉर इनपुट टैक्स क्रेडिट, इसमें आपको कोई टैक्स क्रेडिट मिलने वाली नहीं है। आपने जहां कहीं से भी खरीदा हुआ है तो उसने आपने अगर जीएसटी पे किया है तो कोई बात नहीं, वो जीएसटी आपको माइनस नहीं मिलने वाला। ओके, नेक्स्ट है नॉट एप्लीकेबल टू द पर्संस हु आर कैजुअल टैक्सेबल पर्संस और नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल। यानी कैजुअल टैक्सेबल है या फिर एनआरआई है, नॉन रेसिडेंट है, इनके लिए भी कंपोजिट टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो ये थोड़ी बहुत रिस्ट्रिक्शंस है, कंडीशंस मेंशन की गई है कंपोजिशन टैक्स के लिए। उसके बाद है नोटिफिकेशन नंबर 2 2019, ऑप्शन टू पे द कंपोजिशन टैक्स फॉर द सप्लाई ऑफ सर्विसेज। सर्विसेज की बात करें तो एक नया नोटिफिकेशन 2019 में विद इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2019 लगाया गया था। उसके हिसाब से अगर देखा जाए तो टैक्स शैल बी पेएबल ऑन द 6% ऑफ फर्स्ट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस और बोथ अप टू द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख मेड ऑन और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल इन एनी फाइनेंशियल ईयर बाय रिस्ट्रिक्टेड पर्सन सब्जेक्ट टू कंडीशन स्पेसिफाइड बिलो। यानी ये रूल्स किसके लिए हैं? तो 6% ऑफ द फर्स्ट सप्लाई ऑफ गुड्स एंड सर्विस बोथ अप टू द एग्रीगेट टर्नओवर ऑफ 50 लाख, यानी आपका एग्रीगेट टर्नओवर जो 50 लाख है उसका पहला सप्लाई 6% से ज्यादा होता है। ओके, और आफ्टर द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल इन फाइनेंशियल ईयर, आपके फाइनेंशियल ईयर के अंदर बाय अ रजिस्टर्ड पर्सन सब्जेक्ट टू द कंडीशन स्पेसिफाइड बिलो। आपको कंडीशन दे रखी है, यानी आप रजिस्टर्ड पर्सन को ऐसी कोई भी चीज 6% ज्यादा का सप्लाई कर रहे हो, वो भी 1 अप्रैल के बाद यानी कि नए फाइनेंशियल ईयर के अंदर, तो और 50 लाख का 6% के हिसाब से। तो फर्स्ट सप्लाई जो होगा ऑफ द गुड्स बोथ सेल दैट फर्स्ट सप्लाई ऑफ द गुड्स एंड सर्विस बोथ शैल बी फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द एलिजिबिलिटी ऑफ द पर्सन टू पे द टैक्स अंडर द नोटिफिकेशन इंक्लूड द सप्लाई, उसको सप्लाई के अंदर कंसिडर कर दिया जाएगा। एंड द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर टू द डेट फ्रॉम विच दे बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर द सेड एक्ट। यानी जो भी आपका फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर होगा उससे आपको विच बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन, उस दिन से आप लायबल हो जाओगे टैक्स पे करने के लिए। दूसरी चीज मेंशन की है कि फॉर द पर्पस ऑफ डिटरमाइनिंग द टैक्स पेबल इट शैल नॉट बी इंक्लूड द सप्लाई फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द अप्रैल ऑफ द फाइनेंशियल ईयर। ओके, अगर आप डिटरमाइन द टैक्स पेबल आप अमाउंट डिसाइड करते हो, शैल नॉट इंक्लूड द सप्लाई ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ अप्रैल फाइनेंशियल ईयर का फर्स्ट डे जो आपका 1 अप्रैल होता है उसे नहीं कंसिडर करेंगे। टू द डेट फ्रॉम विच इट बिकम लायबल टू रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी, वो जीएसटी में जिस दिन से आता है 1 अप्रैल से आता है तो उसे आप एक्सक्लूड करोगे, वो कंसिडर नहीं किया जाएगा। इन कंप्यूटिंग द एग्रीगेट टर्नओवर, जब आप एग्रीगेट टर्नओवर की बात करते हो, इन ऑर्डर टू डिटरमाइन द एलिजिबिलिटी ऑफ द रजिस्टर्ड पर्सन टू पे द टैक्स अंडर दिस नोटिफिकेशन, value of supply or exempt service by the way of extending deposit, loans or advances is so far as a consideration in the represented by the way of interest or discount shall not be taken into account। यानी जब आप computing the aggregate turnover की जब बात करते हो तो eligibility of the registered person to pay the tax under this notification, ये नोटिफिकेशन के तहत अगर आपको जो टैक्स पे करना है रजिस्टर्ड पर्सन को,
So value of supply exempt the services by the way of extending deposit, यानी आप कोई एक्सटेंडिंग डिपॉजिट या लोन्स या फिर एडवांसेस की सर्विसेज दे रहे हो तो इज सो फार एज द कंसिडरेशन इज रिप्रेजेंट इन द वे ऑफ इंटरेस्ट और डिस्काउंट, उसमें अगर आप कोई इंटरेस्ट लगा रहे हो कोई डिस्काउंट ले रहे हो तो वो भी इसके अंदर काम नहीं करेगा, यानी वो आपको नहीं माइनस कर दिया जाएगा। ओके, ये होता है हमारे लिए जो सेकेंड नोटिफिकेशन आया था उसके बारे में। नाउ कंडीशंस लगा रखी है, सप्लाईज आर मेड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, तो whose aggregate turnover in the preceding financial year was 50 lakhs or below, यानी 50 लाख से कम का अगर जिसने काम किया है, who is not eligible to pay tax under section 10(1) of the said act, जो नॉर्मल जीएसटी का जो said 1 एक्ट है सेक्शन 10(1) का, उसके अंदर वो एलिजिबल नहीं होगा। who is not engaged in making the supply which is not liable to pay tax under the said act, ओके। सो पहले का जो रूल है उसके अंदर वो सप्लाई जो होता है लायबल टू पे टैक्स, उसमें अगर वो टैक्स पे करने के लिए अगर वो लायबल नहीं होता है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकता है। हु इज नॉट एंगेज इन मेकिंग ऑफ इंटरस्टेट आउटवर्ड सप्लाई, यानी अगर दो स्टेट के बीच में अगर काम हो रहा है तो ऐसे केसेस के अंदर वो कंपोजिट टैक्स का अप्लाई नहीं कर सकता। कैजुअल टैक्सेबल पर्सन या फिर नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन होगा वो भी अप्लाई नहीं कर सकता। Who is not engaged in making any supply through the electronic commerce, e-commerce से थ्रू काम कर रहा है तो वो भी यहाँ पे अप्लाई नहीं कर सकता। Who is required to collect the tax at source under section 52 and who is not engaged in making the supplies of notified goods, जो हमने आगे भी डिस्कस किया था, आइसक्रीम है, एडिबल आइस है, या फिर ऐसी कोई भी कंटेनिंग जो कोको है, वो पान मसाला है, टोबैको और एरेटेड वाटर्स जो है, इसके बारे में। When more than one registered persons are having the same permanent account number, यानी एक ही बंदे का एक से ज्यादा अगर आपका जीएसटी नंबर है issued under the tax 1961, central tax of the supply by all the such restricted persons, registered persons is paid to be a specified rate under this notification। तो ये नोटिफिकेशन के तहत उसको क्या करना पड़ेगा, सेंट्रल टैक्स जो होता है बाय सच रजिस्टर्ड पर्सन उसको पे करना रहेगा। सेकेंड चीज लिखी है, जो रजिस्ट्रेशन ऑफ द पर्सन शैल नॉट बी कलेक्ट एनी टैक्स फ्रॉम द रिसिप्टेंट, ओके। वो रिसिप्टेंट के पास से वो टैक्स कलेक्ट नहीं कर सकता और द सप्लाई मेड बाय हिम नॉर शैल बी एंटाइटल्ड टू टैक्स क्रेडिट, और या उसको कोई टैक्स क्रेडिट दे भी मिलने वाला। रजिस्टर्ड पर्सन शैल बी इश्यू इंटेंस फॉर द टैक्स इनवॉइस अ बिल ऑफ सप्लाई, यानी रजिस्टर्ड पर्सन अपना बिल बना सकता है, उसके अंदर टैक्स दिखा सकता है, लेकिन वो उससे रिसीव नहीं कर सकता। उसके बाद हमें मेंशन किया हुआ है सेक्शन 8 जो सीजीएसटी एक्ट का है, देयर इज टैक्स लायबिलिटी ऑन द कंपोजिट एंड द मिक्स सप्लाई के लिए, दोनों के बारे में सेक्शन 8 के अंदर मेंशन किया हुआ है। तो फर्स्ट हमें बता रखा है, सो कंपोजिट सप्लाईज के बारे में बता रखा है। तो कंपोजिट सप्लाई मींस सप्लाई मेड by the taxable person to the recipient containing 2 or more taxable supplies of goods or service both, यानी दो से ज्यादा अगर कोई भी गुड्स है या सर्विस है वो सप्लाई करता है तो कंपोजिट टैक्स लगेगा। और एनी कॉम्बिनेशन दे रहा हूं, ऐसा कोई भी कॉम्बिनेशन में अगर कोई चीज बेच रहा है विच आर नेचुरली बंडल, ये बहुत बड़ी चीज है, वो नेचुरली बंडल होना चाहिए, यानी आप उसको सेपरेट नहीं कर सकते। एंड सप्लाई इन कंडक्शन विद द ईच अदर इन ऑर्डिनरी कोर्स ऑफ बिजनेस, यानी रूटीन में आप एक दूसरे के साथ उसको बेच सकते हो। सो वन ऑफ विच इज प्रिंसिपल सप्लाई, उसमें से एक चीज है वो प्रिंसिपल होनी चाहिए, दूसरी उसके सब्स्टिट्यूट या उसके साथ में बिकने वाली कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट होनी चाहिए, इसे हम कहते हैं कॉम्पोजिट सप्लाई। मिक्स सप्लाई किसे कहेंगे, तो मिक्स सप्लाई मींस 2 और मोर इंडिविजुअल सप्लाईज ऑफ द गुड्स और सर्विस आर कंबाइंड देयरऑफ, यानी दो चीजें हैं उसको आप मिला के कंबाइंड में बेच रहे हो, मेड इन कंजक्शन विद द ईच अदर बाय द टैक्सेबल पर्सन फॉर अ सिंगल प्राइस। एक ही कीमत में आप दो चीज अगर बंडल करके दे रहे हो, जैसे कि काजू और किशमिश दे रहे हो या बादाम और किशमिश दे रहे हो या काजू और बादाम दे रहे हो, where the such supply does not constitute a composite supply, यानी जो composite supply में नहीं आता उसे हम मिक्स सप्लाई कंसिडर करेंगे, सेक्शन 274, जबकि composite सप्लाई का जो डेफिनेशन है वो सेक्शन 230 की। Now composite supply comprise 2 or more supplies, one of which is a principal and shall be treated as supply of such principal supply, यानी वो principal supply के नाम से बेचा जाएगा, उसके साथ वो चीज होगी, उसकी सब्सिडरी ग्रुप यानी कि उसके साथ मिला के बेचा जाएगा।
जबकि मिक्स में क्या होता है, दैट्स कंप्राइजिंग टू और मोर सप्लाईज shall be treated as a supply that the particularly supply which attract the highest rate of GST। यानी उसके अंदर जब कॉम्पोजिट स्कीम में लगेगा वो प्रिंसिपल प्रोडक्ट के ऊपर जो जीएसटी लगता है वही लगाएगा, जबकि ये मिक्स की बात करें तो मिक्स सप्लाई के अंदर दोनों चीज के ऊपर जो जीएसटी लगते हैं उसमें से जो हाईएस्ट जीएसटी होगा वो कंबाइन यहाँ पे उसके ऊपर लगाया जाएगा। नाउ रजिस्ट्रेशन अंडर जीएसटी, जीएसटी के अंदर रजिस्ट्रेशन कैसे करवाना होता है, तो लिखा हुआ है रजिस्ट्रेशन अंडर द जीएसटी सेक्शन 22 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट, पर्सन लायबल फॉर रजिस्ट्रेशन, कौन सा बंदा जो टैक्सेबल लायबिलिटी होगी उसकी रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। तो पहली चीज हमें बता रखा है, एवरी सप्लायर, ऐसा कोई भी सप्लायर हुआ, shall be liable to registered in the state or union territory for which he make a taxable supply of goods and service, or both if he aggregate turnover in a financial year exceeding rupees 20 lakhs subject to few exceptions। अगर एक्सेप्शन को बात करें तो 20 लाख से ज्यादा का अगर होता है तो उसको जीएसटी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, कॉम्पोजिट सीए के लिए जीएसटी के लिए वो अप्लाई नहीं कर सकता। अच्छा, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब यहाँ मेंशन किया हुआ है, एग्रीगेट टर्नओवर का मतलब होता है दैट इज टैक्सेबल सप्लाईज, ऐसी कोई भी टैक्सेबल सप्लाईज होगी उसके अंदर लिखा हुआ है एग्जेम्प्टेड सप्लाईज भी ऐड करेंगे, एक्सपोर्ट्स भी ऐड किया जाएगा, इंटरस्टेट भी सप्लाई ऐड कर दिया जाएगा, पर्सन हैविंग द सेम पैन कंप्यूटेड ऑल दिस इंडिया बिजनेस। और क्या नहीं लिखा जाएगा एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर, तो जीएसटी, वैल्यू ऑफ इनवर्ड सप्लाई ऑन विच द टैक्स इज पेएबल, ऑन रिवर्स चार्ज, रिवर्स चार्ज के हिसाब से जो भी आपको टैक्स पे किया है वो आपके अंदर उसके अंदर ऐड नहीं किया जाएगा उसका एग्रीगेट टर्नओवर के अंदर। तो ये जो 20 लाख का जो एग्रीगेट टर्नओवर की बात चल रही थी वो एग्रीगेट टर्नओवर का स्पेसिफिकेशन यहाँ पे आपको दे रखा है। तो ये होता है रजिस्ट्रेशन, किसके लिए रजिस्ट्रेशन कंपल्सरी है। उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है दैट स्टेट हुज थ्रेशोल्ड लिमिट 10 लाख की बताई जाती है। ओके, तो स्टेट वुज थ्रेशोल्ड लिमिट 20 lakhs की बता रखी है, तो 10 लाख की जो है वो मणिपुर, मिजोरम, नागालैंड और त्रिपुरा, ओके, ऐसे केसेस के अंदर है। यहाँ पे आपको लिखा हुआ है अंडमान निकोबार के लिए। स्टेट विच थ्रेशोल्ड लिमिट जो 20 लाख है फॉर बोथ द गुड्स एंड सर्विस, वो अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, उत्तराखंड, पौंडीचेरी एंड तेलंगाना। एंड द स्टेट विच द थ्रेशोल्ड लिमिट 20 lakhs फॉर सर्विसेज, ओके, एंड द स्टेट विद द 40 lakhs फॉर गुड्स, दैट इज गुड्स ओनली, दैट इज इंट्रा स्टेट। एक ही स्टेट के अंदर आप 40 लाख से ज्यादा का गुड्स बेचते हो या 20 लाख से ज्यादा के सर्विसेज बेचते हो तो उसमें है जम्मू कश्मीर, आसाम, हिमाचल प्रदेश, ऑल अदर स्टेट, ऐसे केसेस आपको बता रखे हैं। और जो बाकी सारे स्टेट की बात कर रखे हैं उसमें 10 लाख का रूल्स है, 20 लाख का रूल्स किसमें है वो भी आपको बता रखा है। इन केस ऑफ सप्लाई ऑफ आइसक्रीम एंड अदर एडिबल ऑयल एंड पान मसाला टोबैको, द मैन्युफैक्चर ऑफ सब्स्टिट्यूट्स लिमिट वुड बी 20 lakhs। बाकी सबके लिए, इन सारी चीजों के लिए हमारा लिमिट जो है वो 20 लाख का बनता है। तो सेक्शन 24 ये जो हमारा रूल्स था उसके हिसाब से अगर आप देखें तो नेक्स्ट टॉपिक हमारा है कि भाई सब्जेक्ट सेक्शन 24 ऑफ द सीजीएसटी एक्ट। तो सीजीएसटी एक्ट के तहत कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन फॉर द सर्टेन केसेस, कंपल्सरी रजिस्ट्रेशन किसको करना होगा ये रूल्स हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे। हैव अ नाइस डे।